चले, लॉ एंड गवर्नमेंट या फिर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब कौन से रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर गवर्नमेंट या लॉ किस तरीके से जिया चला रहा था। देखो, फरवरी 10 को 1979 में जिया ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर ऑफ 1979। क्या पास किया? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 1979। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑर्डर 1979। इस ऑर्डर में क्या बोला गया था? इसको एक्ट भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट या इस ऑर्डर में यह बोला गया था कि हम मिलिट्री कोड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिलिट्री जो कोड्स होंगे वो जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है या जो ऑफेंडर्स हैं उनको मार्शल लॉ के मुताबिक जज किया जाएगा। उनको किसके मुताबिक ट्राई किया जाएगा? मार्शल लॉ। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, याद करो, अब तक हमारा पूरा जो पॉलिटिकल निजाम है उसमें असेंबली एक तरफ होती थी और जुडिशरी सिस्टम इंडिपेंडेंट होता था, उसमें गवर्नमेंट दखल अंदाजी। लेकिन इसके जरिए जुडिशरी सिस्टम में दखल अंदाजी देना शुरू, मिलिट्री कोड्स बनाए गए। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? ये परवाह जजमेंट किसके हिसाब से होगी? मार्शल लॉ। किसके हिसाब से होगी? मार्शल लॉ। बहुत आसान सा पॉइंट है। जिया ने कोड्स बनाए वेयर ऑफेंडर्स विल बी ट्राइड एज पर मार्शल लॉ। इस पॉइंट को आसान करके अपने पास लिख लो बंदे। जिया मेड कोड्स, जिया मेड मिलिट्री कोड्स, जिया मेड मिलिट्री कोड्स वेयर offenders will be tested according to martial law, where offenders will be tested according to martial law, where offenders will be tested according to martial law. Does that make sense? ठीक है जी। offenders का मतलब होता है जो गिल्टी पर हो, जिसको जज के सामने लाया जाए। ठीक है, does that make sense? ठीक है, इसी तरह मार्च 1980 में एक और ऑर्डर निकाला इसने, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। क्या नाम था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इस एक्ट के आने से क्या हुआ? इस एक्ट के आने से ये हुआ कि दिस एक्ट स्नैच्ड, छीन लिया, द राइट ऑफ जुडिशियल सिस्टम टू चैलेंज एनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजन। सर इतनी बला की पॉलिटिक्स की जबान लिखी, आसान जबान में क्या बोलेंगे? आसान जबान में क्या बोलेंगे? अगर आर्मी का बंदा कोई डिसीजन लेता है, अगर जिया कोई डिसीजन लेता है तो कोर्ट्स उसको तब्दील नहीं कर सकते, प्रोविंशियल कोर्ट्स उसको तब्दील नहीं कर सकते। आसान जबान में लिख लें, एनी डिसीजन टेकन बाय आर्मी और जिया, एनी डिसीजन टेकन बाय आर्मी और जिया, any decision taken by army or Zia could not be reversed, could not be challenged or reversed, could not be challenged or reversed, could not be challenged or reversed by the courts, by the courts, by the courts, by the courts. ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस निकाली जिया ने, by the courts, could not be changed या challenged, could not be challenged by the courts। सही है। अब इसमें मसाइल क्या हुए? 19 जजेस ने प्रोटेस्ट किया। कितने जजेस ने? उन लोगों को उनके पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया, उन लोगों को उनकी पोस्ट से डिसमिस कर दिया गया। फिर सवाल ये पैदा होता है उनकी जगह लाया किसको? ऐसे लोगों को, ऐसे जजेस को लाया गया जो जिया के लॉज को एक्सेप्ट, जो जिया के लॉज को एक्सेप्ट करते थे। डज दैट मेक सेंस? बेटा पहला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो जिया ने निकाला वो ये था कि ऑफेंडर्स को ट्राई किया जाएगा। ट्राई का मतलब है उनकी पेशी होगी मिलिट्री कोर्ट्स में और उन पर फैसला सुनाया जाएगा एज पर मार्शल लॉ, एज पर मार्शल लॉ, पहला। दूसरा,
आर्मी और जिया के दिए हुए किसी भी फैसले को जुडिशियल सिस्टम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकेगा, कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकेगा। ओवरऑल बात ये हो रही है कि आपकी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, जुडिशरी किसको कहते हैं? कोर्ट्स को। आपकी जो जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, अब वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं रहे। अब वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट, अब कोर्ट्स के फैसलों को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? गवर्नमेंट। कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? और इस वक्त गवर्नमेंट मिलिट्री की है, ठीक है। तो इसको प्रोटेस्ट करने के लिए 19 जजेस ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। कितना? कुछ ने रिजाइन किया, कुछ ने प्रोटेस्ट किया सिवियर, तो उनको जिया ने हटा दिया। कुछ ने रिजाइन किया ऑनर में अपने कि हम ऐसे नहीं है तुम्हारे गुलाम, और कुछ को डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। ये फेलियर था। उनकी जगह जिया ने अपने पालतू जजेस बैठाए, अपने पालतू जजेस। यस, ओवरऑल कहने का मकसद ये, जुडिशरी वाज नो मोर independent of the executive branch of the government. Does that make sense? Executive branch बेटा गवर्नमेंट की कौन सी होती है? रिलेटेड टू आर्मी, रिलेटेड टू आर्मी एंड पुलिस। सेक्शन 2 में बहुत ज्यादा दफा बताया है। Does that make sense? इसी तरह एक और एडमिन रिफॉर्म जो जिया ने निकाला, जो आपको लर्न करना है बाय हार्ट, जो आपको लर्न करना है बाय हार्ट, वो कौन सा था? द एट्थ अमेंडमेंट। द एट्थ अमेंडमेंट, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, प्रीवियस 2 याद नहीं करोगे चलेगा। द एट्थ अमेंडमेंट लर्न करना है, इसको मेमोराइज इट। द एट्थ अमेंडमेंट, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं ये क्या था, ठीक है। या अभी बता दूं क्या था? अभी बता देते हैं क्या था। व्हाट वाज द एट्थ अमेंडमेंट, इसके ऊपर ध्यान दें। 30 दिसंबर 1985 को जिया ने पास किया 8th अमेंडमेंट। ऑन 30th दिसंबर 1985 जिया पास्ड 8th अमेंडमेंट। जिया पास्ड 8th अमेंडमेंट। इस 8th अमेंडमेंट में क्या बोला गया था? पहली चीज ये बोली गई थी कि मार्शल लॉ में बनाए हुए जितने भी एक्ट्स हैं वो लॉ बन चुके हैं। प्रीवियस मार्शल लॉ और इस मार्शल लॉ में बनाए हुए जितने भी एक्ट्स हैं वो लॉ बन चुके हैं। उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती, उनको कोई भी चैलेंज या अपील नहीं कर सकता। पहला ये चेंज था। अच्छा, अब ये आप लोगों को पता है इसका नाम 8th अमेंडमेंट क्यों है? वेरी गुड। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? चेंज। तो 1970 हमारा लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब का है? वेरी गुड। 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अब तक 7 चेंजेस आ चुके थे। जिया ने 8th लाया। जिया ने कौन सा लाया? 8th चेंज। और वो चेंज क्या था? पहला आपको बता दिया। पहला क्या बताया? कि मार्शल लॉ के जितने भी मार्शल लॉ हुए पिछले और अभी, जितने भी एक्ट्स पास हुए वो अब लॉ बन चुके हैं, उनको कोई भी कभी इन फ्यूचर चैलेंज या अपील नहीं कर सकता। दूसरा, प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली भी अपॉइंट कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को भी। प्रेसिडेंट could appoint the prime minister and the national assembly. President could appoint the prime minister and the national assembly. President could appoint the prime minister and the national assembly. Prime minister and the national assembly. 8th amendment. ठीक है। पहला क्या बोला गया? जितने भी प्रीवियस लॉज हैं वो सब क्या बन चुके हैं बच्चों? पिछले मार्शल लॉ के जितने भी एक्ट्स हैं और अभी के, वो सब क्या है? लॉज। चैलेंज हो सकते हैं? नहीं, फिक्स लॉ पे लिखा। ठीक है, समझ गए बात को। और दूसरा क्या है कि जो प्रेसिडेंट है
वो नेशनल असेंबली को भी अपॉइंट कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर को भी। अब जो अपॉइंट कर सकता है वो हटा भी तो कर सकता है। तो तीसरी चीज थी कि प्रेसिडेंट को डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल असेंबली। प्रेसिडेंट को डिसमिस प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अयूब ने भी तो यही किया था। हाँ, अयूब ने भी तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन आज तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर की बात है। हाँ, आज तो आज है ना। अब पहले इस तरीके से, क्योंकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को प्रेसिडेंट की जो ओहदा है उसको क्या रखा था, सिर्फ एक फिगर हेड के तौर पे। सही है ना, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त तो लागू नहीं है क्योंकि डिसॉल्व कर दिया था जियाउल हक ने। कोई मसला यहाँ तक? डज दैट मेक सेंस? तो ये था 8th अमेंडमेंट और इट वाज अ पार्ट ऑफ जिया के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कोई इशू? आगे चलें। जिया ने सिविल सर्विस मिलिट्री के हाथ में दे दी। जिया ब्रॉट सिविल सर्विस अंडर मिलिट्री कंट्रोल। सर जिया तो, इसका क्या मतलब है? अब ज्यादातर सिविल सर्विस में कौन लोग आएंगे? मिलिट्री के लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो सिविल सर्विस में किसको लाता था? जो उसकी पार्टी को सपोर्ट करते थे। जिया किसको लाएगा? मिलिट्री के आदमी को। कोई मसला? He filled many posts with military officers. He filled many posts with आर्मी के चुने हुए शांति किए हुए बंदे। अब जिया सिविल सर्विस में घुसा रहा था। अब जिया सिविल सर्विस में घुसा रहा था। यहां तक के जियाउल हक ने सिविल सर्विस के अंदर आर्मी का एक फिक्स्ड कोटा बना दिया था। आर्मी का एक फिक्स्ड कोटा बना दिया था कि हर साल सिविल सर्विस में इतने लोग आर्मी में से आएंगे। फिक्स्ड, हर साल सिविल सर्विस में इतने लोग आर्मी में से आएंगे। डज दैट मेक सेंस? कोई मसला? सिविल सर्विस क्या होती है? हाई गवर्नमेंट पोस्ट। हाई गवर्नमेंट पोस्ट, जैसे आज भी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, ठीक है। यहां तक के पाकिस्तान के 40% एम्बेसडर्स, पाकिस्तान के 40% एम्बेसडर्स बाहर जो अब्रॉड गए हुए थे वो मिलिट्री मैन थे। एम्बेसडर क्या होता है? जो एक मुल्क को किसी दूसरे मुल्क जाके रिप्रेजेंट करता है। एम्बेसडर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। एम्बेसडर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव लिख ले। 40% पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बाहर के मुल्क में जो गए थे वो कौन थे? मिलिट्री मैन। वो कौन थे? मिलिट्री मैन। जिया के एडमिन रिफॉर्म्स सबको समझ आ गए? पहला रिफॉर्म ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जो कि ऑफेंडर्स को अंडर मार्शल लॉ ट्रीट करेंगे। मार्शल लॉ के मुताबिक ऑफेंडर्स का फैसला किया जाएगा। दूसरा, जुडिशरी के पास हरगिज ये ताकत नहीं होगी कि मिलिट्री मैन के आर्मी के दिए हुए फैसलों को वो चैलेंज कर सके। कोई मसला? कोई इश्यू? तीसरा 8th अमेंडमेंट। तीसरा 8th अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट ला भी सकता है और हटा भी सकता है प्राइम मिनिस्टर और नेशनल असेंबली को। पुराने मार्शल लॉ और इस मार्शल लॉ में जितने भी लॉज बने, जितने भी एक्ट्स निकले वो सब लॉज बन चुके हैं। अब उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। 40% पाकिस्तानी एम्बेसडर्स मिलिट्री मैन थे। इसी तरीके से ज्यादातर सिविल सर्विस के हर साल आर्मी के बंदे अपॉइंट होंगे। आर्मी को कोटा सिस्टम मिला हुआ था सिविल सर्विस में। डज दैट मेक सेंस? 19 जजेस ने रिजेक्ट किया इसको, रिजाइन किया, जिया ने हटाए भी, लेकिन और अपनी जगह उस अपने पालतू बेबी पपीज बिठा दिए, पपीज बिठा दिया। ठीक है, डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई मसला है? नहीं। अब आते हैं MRD के ऊपर, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी।
बेटा ये 4 मार्कर क्वेश्चन आता है, 4 मार्कर क्वेश्चन। मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या था ये? सुने जरा गौर से। 1983 क्या ईयर है? कितने ईयर डाउन हो चुके? एक सेकंड, शामिल जिया की हुकूमत को कितने साल गुजर चुके हैं 1983 में? कब आया था पावर में जिया? अच्छा अभी 80 मुझे मारो यार। मैं तुम्हारी कोई स्कूल में ऐसा टीचर है जो एक ही चीज को इतनी दफा रिपीट करता है? तुम्हारी? इसका मतलब मैं अकेला ही पागल हूं ना। अब क्या करते हैं, कुछ करते तो हैं, लेकिन ये बता दें जिया जैसे वीड वीड नहीं, कुछ दिमाग पे असर क्या, किस चीज का? कब आया था? 1977। कितने साल हुए? 6 इयर्स। 6 इयर्स डाउन, 6 इयर्स डाउन, 6 इयर्स डाउन। अब सीन सुनो। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज। तू बेटा घर याद बहुत आ रहा है ना। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब सारी पावर लॉज कर पास करवा के, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाके, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये लॉज इंपोज करके सारी पावर जिया ने अपने हाथ में ले ली है, अपने। और अब कहता है 1983 में चलो इलेक्शंस करते हैं। 1983 में बोलता है दो अभी तैयारी करो, ऐसा नहीं बोलना कि मैं बुरा रूलर हूं, तैयारी करो, कैंपेनिंग करो, हम नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शंस करेंगे, सूबाई और कौमी इलेक्शंस करेंगे। कब करेंगे? 2 साल बाद 1985 में इलेक्शंस करेंगे। सारी पावर खुद अपने हाथ में ले लिए, 900 चूहे खा लिए, और अब हज को जाने की तैयारी कर रहा है कि मैं जो है ना वो 2 साल बाद हम इलेक्शंस करेंगे। अगस्त 12 1983 में जियाउल हक ने अनाउंस किया कि प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शंस होंगे, प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शंस होंगे। कब? 2 साल बाद। कब? 2 साल बाद। लोगों ने बोला क्या हमें पागल समझा हुआ है क्या? सारी पावर खुद ने ली हुई है। और तो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, नेशनल प्रोटेस्ट। पूरे पाकिस्तान में क्या शुरू हुआ? नेशनल प्रोटेस्ट। ठीक है, जिस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो के अगेंस्ट नेशनल अलायंस हुआ था ना, इस तरह जिया के अगेंस्ट नेशनल प्रोटेस्ट हुआ, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अ नेशनल प्रोटेस्ट मूवमेंट डेवलप्ड अगेंस्ट जिया's गवर्नमेंट। कोई मसला? Several political parties across Pakistan merged and campaigned for the elections in the name of MR। MRD का फुल फॉर्म ऊपर लिखा हुआ है, मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डज दैट मेक सेंस? 1983 तक सारा पावर अपने हाथ में कर लिया, और 83 में बोल रहे चलो सब तैयारी करो, 2 साल बाद जो है ना वो हम इलेक्शंस करेंगे, प्रोविंशियल और नेशनल इलेक्शंस। सही है? तो पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मिल गए आपस में और नेशनल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। क्या स्टार्ट हुए? नेशनल प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। कोई मसला है यहाँ तक? तो अगर अब पार्टी जीत भी जाती तो उनका रोल असेंबली में सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देना होता। सिर्फ क्या होता? ये वही बात है जो ब्रिटिश कहती थी कि आओ हम तुम्हें हुकूक देते हैं, वो पूछते थे क्या? सिर्फ एडवाइस करना हमने हमें। सही है? समझ आ गई बात? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, अच्छा जी। सो जिया वांटेड टू मेंटेन हिज पावर एंड डिड नॉट वांट एमआरडी टू विन द इलेक्शंस। वो चाहता था पार्टीज इलेक्शंस, हालांकि अगर जीत भी जाती तो भी उनका काम सिर्फ क्या था? एडवाइजरी, क्योंकि सारे पावर ये खुद लेके बैठे हुए थे जनाब।
तो एमआरडी की पावर को कम करने के लिए जियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस लाई। अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है? चेंजेस लाई। जियाउल हक पास्ड अ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या थे वो? पहला, प्रेसिडेंट कोई सा भी लॉ पास कर सकता है। ये सारी हमने डिस्कस कर ली है ऊपर। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इश्यू? 8th अमेंडमेंट जो आपने डिस्कस की और जो मैंने ऊपर वाले ऑर्डर्स बताए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस वाले। डज दैट मेक सेंस? बोले अब मेरे साथ। अचानक से आपको सवाल आ गया इंशाल्लाह। व्हाट वाज द मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी? पहला, when Zia announced his elections in August 1983 that provincial and national elections will be held in 1985, therefore all political parties got together, made an alliance and started national protest movement in the name of movement for the restoration of democracy. ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? They campaigned heavily against Zia's rule so that they can win the elections. ठीक है, does that make sense? किसी को कोई मसला? 1983 में इसने ये किया। उसके बाद 1984 में और खेलकूद किया, नेशनल रेफरेंडम अनाउंस कर दिया। लोगों को बोला आप लोग वोट करें कि आपको मेरा रूल पसंद है कि नहीं। क्या बोला 1984 में? आप यस या नो में वोट करें कि आपको मेरा रूल पसंद है कि नहीं। जिस तरह जो ब्रिटिश थी वो प्रिंसली स्टेट्स को रेफरेंडम देती थी कि आपको आइदर पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन करें या। डज दैट मेक सेंस? तो 1 दिसंबर को 1984 में 1 दिसंबर 1984 में जिया अनाउंस्ड फर्स्ट रेफरेंडम इन पाकिस्तान। Zia announced the first referendum in Pakistan. Zia announced the first referendum in Pakistan. Zia announced the first referendum in Pakistan. लोगों से ये पूछा गया कि क्या वो जिया के रूल को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि जिया का रूल रहे या ना रहे। लोगों को हाँ या ना में जवाब देना था। लोगों को हाँ या ना में जवाब देना था। लोगों को हाँ या ना में जवाब देना था। People of Pakistan were asked whether they wanted Zia's rule and his policies of Islamization to continue or not. People could answer either as yes or no. जिया ने बोला अगर मुझे मेजॉरिटी वोट्स मिले तो मैं अगले 5 साल तक मजीद प्रेसिडेंट के तौर पर रूल, मैंने आपको बताया था ना इसको 15-20 साल तो रूल करना ही था। सही है, कोई मसला? जिया ने क्या बोला बच्चों? अगर वोट्स मिले अगले 5 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट हूं। मजे की बात क्या हुई? मजे की बात क्या हुई? अर्जेंसी है, इससे ज्यादा जरूरी है, गेट रिड ऑफ इट। अभी नहीं, बाद में। मजे की क्या बात हुई? वोटिंग टर्नआउट तो कम था लेकिन जो लोग जिन्होंने वोट किया उनमें से मेजॉरिटी ने कहा यस। उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने कहा यस। इसका मतलब जिया अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनने को तैयार था। जिया अगले 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनने को तैयार था। मेरा तुमसे सवाल है, 1983 में इसने इलेक्शंस बोले मैं 1985 में करूंगा, क्योंकि इसको पता था कॉन्स्टिट्यूशन 8 अमेंडमेंट ने मुझे इतना पावर दे दिया है कि अगर एमआरडी जीत भी गई, अव्वल तो जीतेगी नहीं, अगर जीत भी गई तो एडवाइजरी रोल होगा, मेन पावर मेरा। एक सवाल है तुमसे, फिर इसने रेफरेंडम किया, लोगों ने इसको यस दिया कि आपका ही हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी इसने इलेक्शंस करवाए। क्यों? जब रेफरेंडम हो गया तो इलेक्शंस कराने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पहला रीजन तो वोट टर्नआउट कम था। दूसरा रीजन ये अपने वादे को दिखाना चाहता था कि मैं अपने वादे पे कायम हूं और मैं तो कोई मिलिट्री मैन नहीं हूं, मैं तो डेमोक्रेटिक बंदा हूं, इलेक्शंस करवाऊंगा।
दूध पीता हुआ इलेक्शन करवाऊंगा मैं, बच्चा हूं मैं तो पाकिस्तान का। ठीक है, जिया ने इलेक्शंस करवाए 1985 में। आ जाएं 1985 इलेक्शंस, प्लीज आ जाएं 1985 इलेक्शंस। ठीक है, जियाउल हक ने 1985 के अंदर इलेक्शंस लॉन्च किए। जिया ने 1985 के अंदर इलेक्शंस लॉन्च किए। ठीक है, 1985 फेब में ये इलेक्शंस लॉन्च हुए। 1985 फेब में प्रोविंशियल असेंबलीज, ये बड़ा कर दें, पीएस बड़ा कर दें, पीएस एंड एनएस, प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज के इलेक्शंस हुए। प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज के इलेक्शंस कराए गए। कोई मसला? कैंडिडेट्स जो इन इलेक्शंस में खड़े होना चाहते थे उनको ये बोला गया कि आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो अगर एमआरडी जो लोग थे उनको भी अगर इलेक्शन लड़ने हैं तो उनको एमआरडी छोड़नी पड़ेगी। जिया ने बोला कि ये जो इलेक्शंस हैं, जैसे मुझे अगर इलेक्शंस में खड़ा होना है तो मुझे कम से कम 50 नॉन पार्टी मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर किसी एमआरडी के बंदे को इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसको एमआरडी, क्योंकि एमआरडी क्या था, नेशनल अलायंस था ना पार्टीज का। जियाउल हक ने 1985 में इलेक्शंस अनाउंस किए कि प्रोविंशियल और नेशनल लेवल की असेंबलीज पे इलेक्शंस होंगे, लेकिन सिर्फ वही कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं जिनका कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, जिनका कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा। एमआरडी ने खूब बॉयकॉट किया। एमआरडी ने बोला कि ये कोई सही तरीका नहीं है, ये कोई सही तरीका, लोगों के पास जा जाके बोला इन इलेक्शंस को बॉयकॉट करो, इन इलेक्शंस को। लेकिन एमआरडी में से कितने खुद ऐसे लोग थे जो जिया के रूल्स के मुताबिक ही इलेक्शंस में खड़े हुए, एमआरडी को रिजाइन किया और एमआरडी इस तरह टूट गई। जस्ट अ सेकेंड, और एमआरडी इस तरह, तो अब जो असेंबली बनी जिया की वो एक पालतू असेंबली क्रिएट हो गई। जिया ने अपॉइंट किया मोहम्मद खान जुनेजो को एज प्राइम मिनिस्टर। इसके ऊपर थोड़ी देर में आता हूं। तो 1985 इलेक्शंस को दोबारा समराइज कर रहा हूं। फरवरी में हुए 1985 में प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज के लिए कैंडिडेट्स को यह बोला गया कि अगर आपको इलेक्शंस में लड़ना है तो आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट इलेक्शंस में अगर खड़े होना है तो आपको कम से कम 50 नॉन पार्टी इंडिविजुअल्स का सपोर्ट होना चाहिए। 50 नॉन पार्टी इंडिविजुअल्स का सपोर्ट होना चाहिए। एमआरडी ने इलेक्शंस बॉयकॉट किए और लोगों को बोला आप भी बॉयकॉट करें, लेकिन एमआरडी के खुद के ही बंदों ने रिजाइन किया एमआरडी को, और जिया की पॉलिसीज के मुताबिक उन्होंने जो है वो कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर दी। पता है खास तौर पर फायदा किसको हुआ? जमींदारों को। जमींदारों ने बोला हमारे पास तो है लोकल सपोर्ट, हम खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में। सही है, 55% वोटिंग टर्नआउट था। जो लोग जीते उनमें से अपॉइंटीज मिले, उनमें से जिया ने अपॉइंटीज बनाए नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल। सही है, और उनमें से जिया ने एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया मोहम्मद खान जुनेजो को। कोई मसला? और टेम का मतलब होता है पालतू। पीपीपी फ्री, यानी कोई भी भुट्टो का आदमी इसमें मौजूद इलेक्शंस में ऊपर नहीं आया। लॉयल एंड ओबीडियंट असेंबली वाज अपॉइंटेड। कैबिनेट वाज चूजन so that its members were loyal to जिया। पालतू असेंबली बना दी, पालतू असेंबली बना दी।
कोई मसला यहाँ तक, कोई इश्यू? फेब में इलेक्शंस कंप्लीट हुए, मार्च के अंदर जब इलेक्शन यानी फेब में कंप्लीट हुए, रिजल्ट आ गए, मार्च 1985 में जियाउल हक ने नेशनल असेंबली और सेनेट का जॉइंट सेशन बुलाया, जिसके अंदर जिया ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर जियाउल हक who has been appointed as the president for the next 5 इलेक्शन भी देखो मैं जीता, रेफरेंडम भी देखो मैं जीता, इतना अच्छा हूं मैं, सब लोग मुझे वोट करके जिता दिए। सही है? डज दैट मेक सेंस? और इसी सेशन में इसने अपॉइंट किया मोहम्मद खान जुनेजो को एज प्राइम मिनिस्टर। किसको अपॉइंट किया? मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो का ताल्लुक पीपीपी से था, फॉर्मर पीपीपी। अभी पीपीपी का वो पार्ट, समझ गए, पहले ताल्लुक था, अब उसने पीपीपी छोड़ दी थी, इस वजह से मोहम्मद खान जुनेजो को लाया। और मोहम्मद खान जुनेजो की एक और भी बात थी कि ये एक ऐसा बंदा था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हामी भरते थे कि हाँ इसको अगर पोस्ट मिले तो मसला नहीं है। तो जिया ने बड़ी स्मार्टली मोहम्मद खान जुनेजो को, कोई मसला यहाँ तक? अब जिया ने बोला अच्छा सर इलेक्शन हो गए, सर इलेक्शन हो गए तो मार्शल लॉ, मार्शल लॉ में तो इलेक्शंस, तो इलेक्शंस होने का मतलब जिया ने बोला मार्शल लॉ खत्म, अब मैं बन गया हूं प्रेसिडेंट और मेरी असेंबली का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद खान जुनेजो। हम तो इतने अच्छे हैं, डेमोक्रेसी आ गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या आ गई? और हम, अच्छा खबरदार किसी ने हमें यह कहा है कि हमारा मिलिट्री से ताल्लुक है। हमारी तो एक न्यू पार्टी है और उस न्यू पार्टी का हम नाम रख रहे हैं मुस्लिम लीग। उस पार्टी का क्या नाम रख रहे? और उस मुस्लिम लीग को खूब सपोर्ट किया मोहम्मद खान जुनेजो ने, खूब बढ़ाया उस मुस्लिम लीग को, खूब तरक्की दी। और मियां पंजाब का आदमी मोहम्मद नवाज शरीफ आ गया, मोहम्मद नवाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग को खूब उसने काम किया। डज दैट मेक सेंस? अच्छा अब टेक्निक चेक करो, जिया की जानबूझ के पार्टी का नाम क्या रखा? ताकि लोगों को याद दिला सके किसके दिनों की, कायदे आजम। सही है? डज दैट मेक सेंस? कोई मसला यहाँ तक? फाइनली 1985 30 दिसंबर को जिया ने मार्शल लॉ खत्म कर दिया और बोला कि अब दोबारा से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है 1970, लेकिन उसमें कौन सी अमेंडमेंट हो चुकी है? 8th अमेंडमेंट। समझ रहे हो बात को? कितना अच्छा था ये। डज दैट मेक सेंस? सबको ये समझ आ गया? जिया सबको समझ आ गया? कोई मसला तो नहीं है? अब हमारे पास रह गया है कि जिया का डाउनफॉल कैसे आया। जिया का डाउनफॉल कैसे आया? कोई चाहता है रिपीट कर दूं मोहम्मद खान जुनेजो वाला? जी पूछ लें। क्योंकि बेटा अगर वो उनको अलाउ करता तो उसको पता था एमआरडी का अलायंस है। मेरी बात समझ रहे हो? जिया अगर जीत भी जाती है एमआरडी तो उनके पास पावर, लेकिन जिया चाहता था वो जीते ही, वो चाहता था इनमें डिसयूनिटी क्रिएट हो। अब देखो ना कितना अच्छे से डिसयूनिटी। अब जो भूखे थे पावर्स के लिए बेचारे, वो दोनों ने तो जो है ना वो एमआरडी रिजाइन की और बोला हम तो इलेक्शन, भले जिया के रूल्स के मुताबिक कम से कम पोस्ट तो मिलेगी। डज दैट मेक सेंस? बेटा रिपीट करानी है कोई चीज, किसी बच्चे को कोई चीज रिपीट करानी है, सबको जिया समझ आ गया अच्छे से? कॉन्फिडेंट हो जिया के लिए? आइफा समझ आ गई? रिपीट करानी है कोई चीज? शामिल, अयान जी बेटा, वो इस वजह से ये दिखाने के लिए कि मैं तो डेमोक्रेटिक बंदा हूं। लोगों ने क्या बोला? अरे आप जीत तो गए, ठीक है आप प्रेसिडेंट, चुने जो प्राइम मिनिस्टर, अब मार्शल लॉ खत्म कर रहे हो आप, तो कोई पार्टी का तो हो गया आप। तो इन्होंने बोला हमारी पार्टी का नाम है। डज दैट मेक सेंस? कोई इश्यू? यस यस बैठो आ रहा हूँ। कोई इश्यू? कोई इश्यू नहीं? आंसर अयान, तामीर, आर वी ऑल डन? बाकी सबको क्लियर हो गई है? श्योर, ठीक है। अब हम आते हैं कि जिया का डाउनफॉल
सो आ जाए पहला, तो इसमें कभी ये भी सवाल आ सकता है, इट्स अ 7 मार्कर क्वेश्चन, सिर्फ सुन लो, ध्यान दे दो, ठीक है ना। इट्स अ 7 मार्कर क्वेश्चन, व्हाई डिड जिया, you know, why was there an end to Zia rule, या why did Zia fell from the office, इस तरीके के सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है। रीजन फॉर डाउनफॉल, या why were there political crisis, ठीक है, ये सब एक ही तरीके से। तो बेटा पहला रीजन ये 7 मार्क का आंसर ही है, सपोज कर लो ये, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, इसमें से कोई से भी तुम लोग 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। बेटा पहला रीजन ये था इसके डाउनफॉल आने का कि अफगान मिरेकल से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हुए थे, अफगान मिरेकल से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो हुए थे, लेकिन गन्स एंड ड्रग्स, बहुत ज्यादा स्मगलिंग हो रही थी उनकी, और लोकल लोगों तक गन्स और ड्रग्स पहुंच रही थी। तो बेटा अफगान मिरेकल का ये क्रिटिसिज्म भी है, ये अफगान मिरेकल का क्रिटिसिज्म भी है। हुआ क्या था, हुआ ये था कि बेटा जिया ने जो पॉलिसी अपनी निकाली थी इस्लामाइजेशन की, अफगान मिरेकल से बेनिफिट तो हासिल किए। तो फर्स्ट रीजन फॉर जिया's डाउनफॉल वाज दैट द अफगान मिरेकल हैड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, गन्स और ड्रग्स स्मगलिंग हो रही थी उनकी, एक ब्लैक इकोनॉमी बन चुकी थी, यहां पर नहीं लिखा, एक ब्लैक इकोनॉमी बन चुकी थी गन्स एंड ड्रग्स की, और आम लोगों तक वो पहुंच रही थी, और आम लोगों तक वो पहुंच रही थी। तो इससे हुआ क्या, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ गए, लोग हेरोइन पीना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, लोगों ने हेरोइन पीना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि अफगानिस्तान में तो काश्त होती है ना हेरोइन की, अफगानिस्तान से आती थी पेशावर, पेशावर से आ जाती थी कराची। इसी तरीके से कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई। इससे हुआ क्या बेटा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हुई, और जिया को लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी, जिया को लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। तो बेटा फर्स्ट रीजन जिया के डाउनफॉल का बच्चों ये है कि जिया ने अफगान मिरेकल से हमें फायदा तो हुआ इकोनॉमिक, लेकिन अफगानिस्तान से ड्रग्स हेरोइन आने लगी, गन्स आने लगी, क्योंकि याद है ना मैंने बताया था ये जो इकोनॉमिक एड दी थी अमेरिका ने, यूएस ने, वो उससे जिया ने क्या खरीदे थे, वेपन्स, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग की थी, वो स्मगलिंग होना शुरू हुई, आम लोगों के हाथ में आना शुरू हुई, कत्ल होना शुरू हुए, चोरियां होना शुरू हुई, गन दिखा के चोरी। डज दैट मेक सेंस, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन था, कराची में बहुत ज्यादा किलिंग्स हुई, इससे जिया को लोगों के जवान जवान बच्चे नशे में पड़ गए, हीरोइन में पड़ गए, लोग बहुत आज दिन तक बदवा देते हैं, और लोग यही बदवा देते हैं कि जिया जो तबाह हुआ ना, इससे सही मौत इसके लिए हो ही नहीं सकती थी, लोगों का ये मानना है, ये सब मैं नहीं कहता, ऐसे सीनियर लोग कहते हैं। हमारा तो पर्सपेक्टिव चेंज है कि हर किसी का अप्स एंड डाउन्स तो, लेकिन लोगों का ये कहना था, ठीक है। डज दैट मेक सेंस, कोई इशू? आ जाए सेकंड रीजन पढ़ते हैं। सेकंड रीजन ये है, सेकंड रीजन बेटा कि प्रोविंसेस जो थे उनमें इख्तलाफात बढ़ते गए, प्रोविंसेस के अंदर इख्तलाफात बढ़ते गए, डिफरेंसेस इन द एम्स ऑफ प्रोविंसेस इंक्रीज, मेहरबानी तुम्हारी पर्चा तो टर्न किया, डिफरेंसेस इन द एम्स ऑफ द प्रोविंसेस इंक्रीज, पंजाब के अलावा बाकी जो प्रोविंसेस थे वो जिया के रूल के खिलाफ होना शुरू हो गए, वो जिया के रूल के खिलाफ होना शुरू हो गए। सिंध में किसकी डोमिनेंस है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आहिस्ता आहिस्ता अभी एमक्यूएम भी बढ़ रही है। तो ये लोग जिया के अगेंस्ट थे, ये लोग जिया के अगेंस्ट थे। एक और मिसाल देता चलूं, केपीके, उस वक्त केपीके को क्या कहा जाता था, एनडब्ल्यूएफ। बेटा जो एनडब्ल्यूएफपी का रीजन था वो भी खिलाफ हो गया जिया के। पूछे क्यों? अफगान से जो रेफ्यूजीज आ रहे थे वो कहां पे ठहर रहे थे, पेशावर केपीके के इलाकों में,
मानजेरा, ऐसे इलाकों में, एबटाबाद, बालाकोट, ऐसे इलाकों में। तो जो एनडब्ल्यूएफपी का रीजन था वो किसके अगेंस्ट हो गया? जिया के। तो बेटा सेकंड पॉइंट जिया की डाउनफॉल का ये है कि पंजाब के अलावा बाकी तीनों प्रोविंसेस जिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। सिंध में पीपीपी कैंपेनिंग कर रही थी अगेंस्ट जिया। केपीके में लोगों ने बोला इतने सारे रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो केपीके की गवर्नमेंट यानी एनडब्ल्यूएफपी की गवर्नमेंट उनके खिलाफ थी। सिमिलरली बलोचिस्तान में जिया ने, याद है मैंने बताया था, बलोचिस्तान से पीस ट्रीटी साइन की थी। बलोच ट्राइबल लीडर्स को बोला, पीस ट्रीटी तो नहीं साइन की थी, उनको ये बोला था कि आपसे मैं फ्रेंडली रिलेशंस करना चाहता। ही ऑफर्ड एन एमनेस्टी फॉर द बलोच ट्राइबल पीपल, राइट। लेकिन वो लोग भी इसकी हुकूमत से खुश नहीं थे, वो लोग भी इसकी हुकूमत से खुश नहीं थे। तो बेटा सेकंड पॉइंट ये था, प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। पंजाब के अलावा all three other provinces became critical of Zia's rule. Became critical का मतलब होता है खिलाफ हो गए। एग्जाम्पल दी मैंने आपको, सिंध के अंदर रेगुलर प्रोटेस्ट होते थे, पीपीपी रेगुलर प्रोटेस्ट करती थी। एनडब्ल्यूएफपी में बोला गया रेफ्यूजी प्रॉब्लम बढ़ गया है, क्योंकि अफगान मिरेकल जब हुआ था तो वहां के लोग जिया वेलकम कर रहा था, क्योंकि उसको भीख मिल रही थी अमेरिका से, एड मिल रहा था हमें, तो जिया वेलकम कर रहा था। लोगों ने ये कहा एनडब्ल्यूएफपी के कि यार ये क्या बात हो गई, समझ आ रही है। इसी तरह बलोचिस्तान जो था उसकी प्रोटेस्ट को रोक तो दिया था जिया ने शुरू में ही, 1977 में हुकूमत लेते ही उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन, लेकिन वो लोग भी जिया की हुकूमत से खुश। अब मेरा ये सवाल है, पंजाब में क्यों हालात खराब नहीं हुए इतने ज्यादा? क्योंकि आराम से एक सिंपल सी बात को कहना क्या चाहती है, मुंह में से जो है ना वो क्लियर बात निकालो। पंजाब हमेशा से राई किसका है, किसकी बेसिस है? आर्मी, आर्मी बेसिस है। किसकी बेसिस है? आर्मी बेसिस है, ठीक है। डज दैट मेक सेंस? चलें आगे चलें, तीसरे रीजन के ऊपर आ जाएं। थर्ड रीजन, अप्रैल 10, 1988 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच आर्मी ने अपने वेपन्स छुपा के रखे थे। हाँ सुने, थर्ड ये हम पढ़ के आ रहे बेटा, आप लोग सब गवाए ना इसके हालात कैसे, जिया के डाउनफॉल के रीजन। थर्ड रीजन पढ़ रहा हूँ अभी मैं, थर्ड रीजन बता रहा हूँ, सही है, थर्ड रीजन पढ़ रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच एक जगह पर आर्मी ने अपने वेपन जमीन के अंदर डंप करके रखे हुए थे। नियर, जगह का नाम नियर ओजरी कैंप, नियर ओजरी कैंप। मसला कोई, 1988 में अप्रैल 10 को, 10 अप्रैल 1988 में वो जो वेपन्स थे उनमें ब्लास्ट हुआ, वो फटे। अब सोचें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में, तो वहां लोग नहीं होंगे, इतना डेंसली पॉपुलेटेड रीजन था, हजारों की तादाद में लोग मरे, हजारों की तादाद में लोग मरे। जिया की नेक नाम हुआ या बदनाम हुआ? बदनाम हुआ। थर्ड रीजन सबको समझ आ गया? अब सीन सुने, थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मरे। मोहम्मद खान जुनेजो ने बोला मैं इनके साथ हूं, मैं इंक्वायरी करूंगा कि इसके पीछे गलती किसकी थी, मैं इंक्वायरी करूंगा कि इसके पीछे गलती किसकी थी, जो भी गलत होगा मैं उसको सजा, चाहे वो आर्मी से ही ताल्लुक क्यों ना रखता हो। ये चीज तो जिया को बजा दी, आर्मी के खिलाफ बोलना है, इतने बार मतलब बड़े हो गए, हमारे लाए हुए हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। मोहम्मद खान जुनेजो सही है, सीरियस, जिया आर्मी ने बोला हम इसका एक सीरियस नोटिस लेते हैं अभी, किसका? मोहम्मद खान जुनेजो का, ठीक है। तो ये चीज जिया से बर्दाश्त नहीं हुई, उसने नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी, जुनेजो को हटा दिया एज प्राइम मिनिस्टर। कोई मसला? लोगों ने ये देखा कि यार
हजारों सिविलियन मरे, हजारों पाकिस्तानी मरे, उसका कोई गम नहीं है। उसकी फेवर में जुने जो बोल रहा है उसी को हटा दिया इसने, तो इसको अनपॉपुलर पॉपुलैरिटी ऐसी हटती है ना मेरी, जब बकवास वर्ड निकालते हो तुम लोग, दिल होता है जिस तरह रामी मेरी छोटी चमाटे देता था ना रख रख के, डिस्टिंक्शन ली थी फिर उसने मैथ में, 4 बजे फजर में भी उसको चमाटे मारी है रख रख के। बेवकूफ इडियट्स साथ में चले मेरे। तो ये जो कैंप है ना, नहीं डरो नहीं, मजाक कर रहा है ना, वैसे उसको मारा है मैंने, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब जिया की जो इमेज है वो लोगों के सामने क्या बनी, समझ रहे हो बात को? आर यू ऑल विद मी? कि सिविलियंस के हक में जो बोल रहा है उस बंदे को ये हटा रहे, समझ गए बात? थर्ड रीजन रिपीट करने की जरूरत है, सही है? कोई मसला है यहाँ तक? और डिटेल्स मैंने तुम लोगों ने लिखी भी है कि जुने जो ने बोला था जो भी गिल्टी होगा चले, ठीक है। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ये दोनों हाई पोस्ट ऑफिसर्स थे, ठीक है, और जनरल हमीद गुल, दे वर बोथ हाई पोस्ट ऑफिसर्स इन द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। इन दोनों का जो है ना वो नाम इसमें शामिल, ये इस पे बहुत बड़ी डिबेट है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे लिए यहाँ लिखती है। कोई मसला है यहाँ तक? कोई इशू यहाँ तक? बताओ क्या रीजन समझे? थर्ड रीजन जिया की डाउनफॉल का क्या था? दम की हुई थी ओजरी कैंप, क्या कहाँ पर? ओजरी कैंप, ठीक है। जुने जो प्राइम मिनिस्टर, हाँ हाँ, इसने क्या बोला? उसने बोला ये दो लोग अब्दुल रहमान और गुल हमीद ये जो है ना वो, तो जिया ने बोला आर्मी के खिलाफ, चल बेटा फारिग हो जा, ठीक है। तो मई 29 1988 को जुनेजो को फारिग कर दिया गया। अब ये चीज जो है वो लोगों को गले से नहीं उतरी। जी शामिर पूछे। ये जो पहले अफगानिस्तान से स्मगलिंग हो रही थी, जी बेटा, इसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं था? नहीं, देखे ना, अफगानिस्तान से स्मगलिंग नहीं, बाहर से जो सामान आ रहा था अमेरिका से वो पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा था? ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की आर्मी को मदद करे या अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, लेकिन बीच में चोरी हो जाएगा तो फिर लोकल लोगों के पास आ रहे हैं, समझ रहे हो बात को? डज दैट मेक सेंस? आगे चले। बाय 1988 जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने बोला हम ट्रीटी साइन कर लेते हैं। यूएसएसआर ने बोला हम अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स निकालने को तैयार हैं, और यूएसए को बोला यूएसएसआर ने कि तुम पाकिस्तान को अपना सपोर्ट बंद कर दो। पाकिस्तान को अपना सपोर्ट यूएसए क्यों दे रहा था हमें सपोर्ट? क्योंकि यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा हुआ था। यूएसएसआर ने बोला यूएसए को हम अपना टैंक्स विड्रू कर लेंगे, ट्रूप्स विड्रॉ कर लेंगे। और यूएसए को बोला तुम मुजाहिदीन फोर्स जो पाकिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हो ये बंद कर दो। अब पाकिस्तान के हालात बुरे हो ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक एड, अब जब एड बंद नहीं है और बनो होशियार और करो इंडस्ट्रीज को डीनेशनलाइज और ये सारी चीजें करते रहो। फिर मेरी बात समझ रहे हो? अब इसको उससे तुम लोग लिंक कर सकते हो किस तरीके से? जिया के लिए मुश्किल हो गया क्या चलाना, मिलिट्री एक्सपेंसेस बेयर करना, और वो इंडस्ट्रीज जो अभी भी उसने प्राइवेटाइज नहीं की थी। कुछ इंडस्ट्रीज जिया ने अभी भी अपने हाथ में रखी हुई थी। वो क्या बोल रहा था कि ये इंडस्ट्रीज तो प्राइवेट में जा ही नहीं सकती वरना आवाम के लिए नुकसान है। बाय एंड लार्ज कर दी थी, लेकिन कुछ अभी भी, अब तो वहां पे अब गवर्नमेंट के पास तो फंडिंग ही, तो हालात मुश्किल होते गए। तो इस वजह से अब लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों ने नौकरियां चली गई लोगों की, ठीक है। तो बैड फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ गए और जिया के रूल को एंड आ गया। मेरी बात समझ रहे हो? जो बड़े वर्ल्ड सुपर पावर्स थी यूएसएसआर और यूएसए, इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यूएसएसआर अफगानिस्तान में से अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लेगा। तो यूएसए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, मुजाहिदीन फोर्स को एड नहीं देगा। तो जिया को मजबूरन
निकालने पड़े, सपोर्ट बंद हो गया, इकोनॉमिक सपोर्ट हमारे लिए अमेरिका से बंद हो गया। समझ गए बात को? तो इससे हुआ क्या, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस और जिया का जो रूल है वो अनपॉपुलर होना शुरू हो गया। डज दैट मेक सेंस? एक बार और बता दे। देखें, इस पॉइंट में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1988 तक यूएसएसआर ने यूएसए को बोला आओ दोस्ती कर ले, तुम पाकिस्तान को एड देना बंद कर दो, क्योंकि तुम एड दे रहे हो ताकि वो हमें मारे। हम अफगान, चूंकि अब हम अफगानिस्तान से अपनी ट्रूप्स निकालने को तैयार, इन्होंने आपस में डील कर ली, डील हो गई। यूएसए ने बोला जिया को, चल बेटा मुन्ने ट्रूप्स पूछे कर, मुजाहिदीन फोर्स पीछे कर ले, अब तेरे को इकोनॉमिक एड भी कोई नहीं मिल रही है, अब जाके बावर्ची खाना खोलो। तो बेचारे जिया के लिए तकलीफें। अब रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अफगान मिरेकल हमें इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा था, यूएसए को सपोर्ट करने की आड़ में, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने की आड़ में यूएसए में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा था ना, अब वो बंद हो गया। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज शुरू। आर वी ऑल क्लियर? श्योर, पक्की बात है? ठीक है, लास्ट पॉइंट जिया की गवर्नमेंट के डाउनफॉल आने का बच्चों ये था कि मैंने आपको इस चीज का जिक्र पहले किया, लीडर्स लाइक जुनेजो और नवाज शरीफ वो लोग मुस्लिम लीग में एक्टिव हो गए थे। जुनेजो ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई 1988 में टू डिस्कस द सिचुएशन ऑफ अफगानिस्तान। जुनेजो ये दिखाना चाहता था कि सिविलियंस मैटर करते हैं, सिविलियंस की जिंदगी ले लोगे ऐसे चलेगा नहीं, कोई मसला यहाँ तक, कोई इशू? तो जब पार्टी पॉलिटिक्स ऊपर होना शुरू हुई तो लोग मिलिट्री रूल के मजीद खिलाफ होना शुरू हो गए। लोगों ने देखा नहीं यार, अब हमें पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करना चाहिए, आजाद लोग डेमोक्रेसी को वापस लाना चाहिए पाकिस्तान में, तो जिया के खिलाफ हो गए। मोहम्मद जुनेजो और नवाज शरीफ मुस्लिम लीग में एक्टिव थे, वो ये कोशिश करते थे कि हम, देखो ना अफगानिस्तान इशू भी जो था उसमें जो एड आ रही थी, क्या उसमें सिविलियंस को बेनिफिट था? किसको बेनिफिट था? मिलिट्री बना रहा था वो ज्यादातर। हाँ सही है, जिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी निकाले थे, लेकिन ज्यादा बेनिफिट किसको था? मोहम्मद खान जुनेजो, और उन्होंने बोला लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दिस। अच्छा, आर्मी ने बोला अच्छा फिर डिस्कशन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर से हटने के बाद भी इसको चैन, लेकिन फिर इसको इस पार्टी कॉन्फ्रेंस कराने पे इसको कुछ कहा नहीं गया था। लेकिन बहरहाल जुनेजो और नवाज शरीफ चाहते थे ये दिखाना कि सिविलियंस जो हैं उनकी बात आपको माननी पड़े, तो वो लोग मेहनत कर रहे थे, लीग बना रहे थे, तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई, लोग पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ आए, और हुआ क्या, मिलिट्री रूल को खतरा बढ़ना शुरू हो गया, जिया के रूल को खतरा बढ़ना शुरू। वंस अगेन डेमोक्रेसी स्टार्टेड टू अंडरमाइन द मिलिट्री रूल इन, रीजन समझ आ गए? आर वी ऑल डन विद जिया उल हक? जी बेटा। हाँ, अब हुआ क्या, जिया ने बोला, आपको मैंने ऊपर बताया था, जिया ने प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हटा दिया, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हटा दिया। इसका क्या मतलब है? अब ये बताया गया था कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हटेगा तो इलेक्शन, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात थी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर आप हटाओगे या असेंबली डिसॉल्व करोगे तो प्राइम मिनिस्टर हटाने का मतलब यू आर डिसॉल्विंग योर, तो आपको 90 दिन में इलेक्शंस लगाने होंगे, 90 दिन में इलेक्शंस लगाने होंगे। तो हुआ क्या, इलेक्शंस ड्यू हुए 19 डेज में, हाँ के ना? जिया ने बोला ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर के ओहदे और असेंबली के लिए दोबारा इलेक्शंस करेंगे अक्टूबर 1988 में, अक्टूबर 1988 में। लेकिन हुआ क्या, अगस्त 17 1988 को जब जियाउल हक भावलपुर में आर्मी बेस से फ्लाई कर रहा था इस्लामाबाद के लिए, उसका प्लेन ऊपर उठा, 2-3 मिनट तक ऊपर रहा, और अचानक से उस प्लेन में प्लेन ब्लू अप। आज दिन तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी कि ये किसने किया। डज दैट मेक सेंस? फिर जिया अब मर गया चूंकि, तो प्रेसिडेंट
अगले एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया गुलाम इसाक खान को। किसको बनाया गया? कौन थे गुलाम इसाक खान? ये सेनेट के चेयरमैन थे, ये जियाउल हक की सेनेट के चेयरमैन थे। डज दैट मेक सेंस? इन्होंने बोला कि ठीक है इलेक्शंस वही हम अक्टूबर में, अब इलेक्शंस होंगे और अगला फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर बेनजीर। अब सीन सुनो, अब मजे वाली चीज सुनाता हूँ, जिया के एयर क्रैश। ये भाई साहब उड़े बावलपुर में, चौधरी बन गए, ठीक है, ठीक है, ये उड़े, सुनने मेरी बात, बावलपुर से कि हम जाएंगे इस्लामाबाद। इनके साथ अमेरिका एम्बेसी के भी कोई लोग थे और अमेरिकन भी थे। 2-2.5 मिनट ऊपर हुआ जब फ्लाइट हुई, ऊपर नीचे आई विटनेसेस अकाउंट्स बता रहा हूँ, जिन्होंने ये देखा है, हमने उनसे बात की है, वो हमें बताते हैं वो जो जहाज था यूं यूं अप नीचे ऊपर जैसे झूल रहा हो, और फिर आके लैंड से क्रैश करके, इतनी जोर से क्रैश किया कि धस करके फट गया, ब्लू अप हो गया। ना वो निशान नहीं बचा था, ना ब्लैक बॉक्स से कुछ हमें मिला, जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है जिससे बस, ना उससे हमें कुछ मिला। हड्डियां भी इतनी चूरा चूर हो गई थी, कुछ हड्डियां मिली थी जिनको बोला गया था ये जो है ना वो रिमेन्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, अमेरिका के लोगों के, तो वो यूएसए पैक करके भेजी गई थी। यूएसए में लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ था, पता चला था ये यहाँ की नहीं है, पाकिस्तानियों की है, वापस यूएसए ने हमें हड्डियां वापस भेजी थी। समझ गए बात को? तो ये हालात थे हमारे, हमारे हड्डियां भी, अब आप सोच लें, ठीक है। आर वी ऑल क्लियर? आर वी ऑल क्लियर ऑन जिया? अगले प्राइम मिनिस्टर आ गई हमारे पास, बेनजीर। चले अब आ जाते हैं बेनजीर भुट्टो के ऊपर, ठीक है, उनके रिफॉर्म्स के ऊपर। जिया उल हक खत्म हुआ, ठीक है।